हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 4 इसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर की थी। जैसे कि पहले तो हमने ओवरव्यू देखा था कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में हो रहे थे उसको समझा था, है ना। और जो पार्टीज लोकल पार्टी उनके बारे में देखा था, और इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, और इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। और पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में देखा था। हम्म अभी हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री के इलेक्शन सिस्टम के बारे में। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के इलेक्शन जो होते हैं इंडिया में, सॉरी, इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं? तो ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट में होती है लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हमारे यहाँ हमारे द्वारा चुने गए लोग जाकर के बैठते हैं, है ना। और स्टेट लेजिस्लेचर में होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, हर स्टेट में होती है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं विधानसभा, कहते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पर एमएलएज बैठते हैं, है ना। और यहाँ पर जो होते हैं एमपी होते हैं। ओके, तो इनके इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद में इनका टर्म एंड हो जाता है, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। फिर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। फिर से नए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं 5 साल में। तो डिसॉल्व कौन करता है? लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट। और जो विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको डिसॉल्व करते हैं गवर्नर, है ना। इलेक्शन जो होते हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनमें एक साथ भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइम पीरियड में, सेम डे में भी हो सकते हैं, और दूसरे दिनों में भी होते हैं, है ना। तो इसी को जनरल इलेक्शन कहते हैं, है ना। क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो बैठते हैं जाकर के, जो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं। कभी कभी इलेक्शन जो होते हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी होते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि उस जो पर्सन जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एमएलए हो गया, या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी हो गया, है ना। तो उनकी अगर डेथ हो जाए, है ना, या फिर वो रिजाइन कर दें, या फिर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, तो वहां पर दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। वरना यहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जब उनके इनके एमपी या फिर एमएलए नहीं है, तो, है ना। तो उस इलेक्शन को कहते हैं हम बाय इलेक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे जनरल इलेक्शन के बारे में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के बारे में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बारे में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 एमएलएज। आपने पढ़ा है कि जो हरियाणा में 90 एमएलए का इलेक्शन हुआ था, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था, है ना। तो आप सोचे होंगे ऐसे कैसे हुआ, है ना। क्या सारे लोगों ने 90 एमएलए को वोट दिए थे, है ना। तो इसको जानने के लिए ना, इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में हम एरिया बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव का। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मतलब कि एमपी, यहाँ के एमपी इस एरिया के एमपी, है ना। इन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? ये इंसान है, ठीक है। तो एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। कंट्री को डिवाइड किया जाता है कई सारी एरिया में इलेक्शन के लिए। इसी को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। वोटर्स हु लिव इन अ एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। इस एरिया से जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, है ना। यहाँ के वोटर्स है, वो यहाँ पर वोट करेंगे। तो ये होता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के लिए कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि 543 सीट्स हैं लोकसभा में। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनको कहते हैं एमपी। एमएलए, एमएलए जो होते हैं विधानसभा के लिए होते हैं, है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में जाकर के बैठते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव अ इक्वल वैल्यू। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो इलेक्शन जो होते हैं डेमोक्रेटिक होते हैं। तो उसमें हमने एक फीचर ये भी देखा था कि हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का वोट ज़्यादा मतलब वेटेज रखता है, दूसरे पर्सन का नहीं रखता। तो हर एक पर्सन का वोट जो है इक्वल वैल्यू है उसकी। दैट इज़ व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। तो हमारे संविधान में ये प्रोविजन है, ठीक है, क्या है, लिखा गया है संविधान में कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन इक्वली डिवाइड करनी करनी चाहिए। मतलब कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख लोग हैं, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 1 ही लाख लोग होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 10 लाख लोग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, है ना। और वोटिंग राइट जो है ना, वोटिंग राइट जो वोटिंग राइट जो दिया गया है 18 से ऊपर के लोगों को, मतलब 18 साल जिनकी एज हो गई है, वो लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं, है ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ये वोटिंग राइट देता है आपको, है ना, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि ये कोई लीगल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट नहीं है, है ना। तो एक संविधान ने दिया है हमको अधिकार, है ना। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि हम लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं, वैसे असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डिवाइड करते हैं ना। जैसे कि ये है हरियाणा, है ना, या फिर मध्य प्रदेश। तो तो यहाँ पे ना इसको डिवाइड करेंगे इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ में, ताकि हर एक पर्सन का एक वोट हो, है ना। जैसे कि पूरे देश में डिवाइड की थी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है नेशनल लेवल पर आता है ना, पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और जो स्टेट होता है उस पर्टिकुलर स्टेट में डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इन दिस केस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो असेंबली विधानसभा में जाकर के जो लोग बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठते हैं, उनको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें कई सारी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है ना। क्योंकि अगर आपको ये डिफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट है उसको पूरे जो जैसे कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश में डिवाइड की गई है ना। जो पार्लियामेंट के जो एमपी चुने जाते हैं, है ना। और जो एमएलए होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, है ना। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्युनिसिपल जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इनके इलेक्शन जो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं, ओके। जैसे पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन जो होते हैं उसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहते हैं, उसमें विलेज हो गया, टाउन हो गया, उसको वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। आपको पता है आपके वार्ड का नाम क्या है, मतलब जहाँ पर आप रहते हो तो उस वार्ड का नाम क्या है। जैसे कई सारे नाम भी दिए जाते हैं वार्ड के, है ना। तो कई सारे वार्ड में डिवाइड करते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी के इक्विवेलेंट आप देख सकते हो, है ना। एक छोटे स्केल में होता है, एकदम स्मॉल स्केल में, है ना। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर वार्ड में से एक इंसान चुना जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप बोलते हैं सीट, है ना। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वहां से एक सीट निकल करके आती है ना। तो असेंबली में वहां पर होता है। व्हेन वी से दैट लोक दल won 60 सीट, जब हम कहते हैं कि लोक दल ने 60 सीट जीती थी हरियाणा में, हमने पार्ट फर्स्ट में हरियाणा के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कि कैंडिडेट जो है लोक दल के, उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज जो है स्टेट की उसमें जीता है ना। मतलब कि 60 सीट 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी वो, है ना। तो उन्होंने उसमें से जीत हासिल की है। एंड दस लोकदल हैड 60 एमएलएज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकदल के फिर 60 एमएलएज होते हैं। जैसे कि देखो गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया गया है, देखो ऐसे ना एरिया डिवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी 43 रूरल, यहाँ पर 45, है ना। तो ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ये डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है। ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए छोटे लेवल पर इलेक्शन जो होता है उसका, है ना। ये कर्नाटका का मैप है। हुँ, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब रिजर्वेशन भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो इसके बारे में हम देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव
एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारा संविधान हर सिटीजन को अधिकार देता है कि वो एमपी एमएलए बन भी सकते हैं ना, कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना, अगर वो सिटीजन है हमारे देश का तो, है ना, नागरिक है इंडिया का, तो वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं और अपना ना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुने जा सकते हैं और उनको वोट देने का अधिकार भी दिया गया है ना? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, वो इस बात से मतलब ना चिंता में भी थे कि दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको ये चिंता थी क्योंकि ना हमारे यहाँ जो है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, है ना, बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेसिस पे, है ना, कि जो भेदभाव होता है तो इसकी वजह से, और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे भी नहीं, है ना? तो इस बात की भी चिंता थी कि जो वीकर सेक्शन जो है, जिनको हमेशा से दबाया गया है समाज में, सोसाइटी में, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया, जैसे कि विमेन हो गई, है ना? विमेन हो गई, एसटी हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई जो है ना, ट्राइब्स जो होते हैं जंगल में जो रहते हैं, है ना? जंगल में भी रहते हैं और उनका ना जंगल भी अब काट दिए जा रहे हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है ना? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उनके लिए रिज़र्वेशन के प्रोविज़न लाए गए, एससी कम्युनिटी हो गई तो, है ना? क्योंकि इनको जो है इनका जो ये लोग वल्नरेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन कहलाते हैं सोसाइटी के, क्योंकि इनको हमेशा से दबाया गया है सोसाइटी में। दे मे नॉट हैव दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज़, इनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज़ नहीं है ना? इनको एजुकेशन से भी मतलब एजुकेशन भी नहीं है इनके पास में, कॉन्टेक्ट भी नहीं है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ सके और जीत सके। इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए इनका रिजर्वेशन रखा गया है ना? मतलब कुछ सीट्स जो हैं, जैसे 543 सीट्स हैं, है ना? तो इसमें से कुछ सीट जो है जो है रिजर्व कर दी गई है, किसके लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए, है ना? और अब तो 106th अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में और 33% रिजर्वेशन दे दिया गया विमेन्स को, है ना? मतलब कि अब 33% विमेन रहेंगी इसमें, है ना? जो लोकसभा में, ओके, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिया गया है। हुँ, तो दोज़ हू आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, जो ज़्यादा अमीर, मतलब पैसे का पावर चलता है ज़्यादातर पॉलिटिक्स में, है ना? मसल पावर और मनी पावर, है ना? तो जो जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, वो इन लोगों को रोक सकते हैं कि ये लोग जो हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, है ना? इफ दैट हैपेंस, अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्लियामेंट और असेंबली जो होगी, ये जो है इन पे इनकी आवाज कौन रखेगा, इनकी बातें कौन रखेगा, है ना? जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, इनकी बात जो है असेंबली और जो पार्लियामेंट में इनका व्यू पॉइंट कौन रखेगा, है ना? दैट विल मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, है ना? तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगी और डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी अगर हर सेक्शन को सोसाइटी के रिप्रेजेंट ना किया गया हो। इसलिए जो है हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है ताकि वो अपनी बात रख सके। अगर आप देखो तो जैसे पार्लियामेंट की ही बात कर लो तो वहाँ पर ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की बात कर लो अगर आप तो 1950 फिर 1950 में 51 में इलेक्शन हुए थे, है ना? इसके बाद से विमेन का जो नंबर है इसमें बहुत कम रहा, है ना? मतलब विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, औरतों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था दोनों में, है ना? तो क्या हुआ था, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो विमेन का जो प्रॉब्लम जो औरतें फेस करती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डाउरी हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई यहाँ पर सोचता ही नहीं था, है ना? क्योंकि सारे आदमी बैठे हुए हैं, तो वो अपने नज़रिए से चीज़ को देखते हैं। जो इंसान वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, वो दूसरे तरीके से देखता है ना? जिसके ऊपर बीतती है, वो ज़्यादा जानता है इस चीज़ों के बारे में। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम था। जब बहुत ज़्यादा फिर कैंपेन किए गए, फिर ना जब 90s के बाद में औरतों को थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई है ना, थोड़ा उनमें लिटरेसी आ, जब उन्होंने अपने अधिकार के बारे में समझने लगी, फिर उसके बाद में ना जब इन्होंने ना फिर प्रोटेस्ट वगैरह किए अपने राइट्स के लिए, है ना? डिमांड किया, तब जाके 2006 में कानून आया, है ना? इस चीज़ का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो घरेलू हिंसा होती है उसके अगेंस्ट, है ना? तो आप देख सकते हो कितना टाइम लग गया। इतना टाइम बाद वुमेन्स की जो बेसिक प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही थी सोसाइटी में, जो घरेलू हिंसा थी उसके खिलाफ। तो जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है ना किसी सेक्शन की पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी नहीं देखा जाता है, ओके? फिर
इसलिए ज़रूरी होती है, तभी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहलाती है जब हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया हो। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारे संविधान जो बनाने वाले थे निर्माता, उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सोचा, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी गई जो पीपल बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से। इन अ एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एससी से बिलोंग करते हैं, जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही वहां से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर जैसे कि शेड्यूल ट्राइब का देखें, तो इनके लिए भी रखा गया कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल ट्राइब ही रिप्रेजेंट करके आ सकती है, उसी की कम्युनिटी के मेंबर जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए तो तब भी प्रोविजन था, विमेन के लिए तो अब जाके आया है ना, कि विमेन के लिए तो कोई रिजर्वेशन था ही नहीं। विमेन अंडर रिप्रेजेंटेशन ही रही है हमेशा, मतलब इनका कोई रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, बहुत कम नंबर में पार्लियामेंट और लोकसभा में रही है ना। 50% पॉपुलेशन है, पर इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है हर सेक्टर में। हर जो आप देख सकते हो कहीं भी जो एम्प्लॉयमेंट की चीजें हैं, हर जगह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हर जगह विमेन की कमी है ना। क्योंकि जो पेट्रियार्कल स्टेटस है, जो पेट्रियार्की सोसाइटी चलती है, पुरुष प्रधान समाज है, उसकी वजह से भी है ना। और अब रिजर्वेशन मिला है 33%, है ना। वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2029 के इलेक्शन में, जब जनरल इलेक्शन होंगे, 24 में हो रहे हैं। फिर जब ये इलेक्शन होंगे ना दोबारा 5 साल बाद, तब इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये, है ना, ये प्रोविजन। तो यहाँ जो लोकसभा है, करेंटली लोकसभा में 84 सीट रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए। जनवरी 26 2019 का ये डेटा है ना। दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन टू their शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये जो नंबर है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है ना। तो thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन इनको दिया गया है किसी और सोशल ग्रुप का जो है उसका ये लोग जो शेयर। तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ही रिजर्वेशन रखा गया है। ये सिस्टम जो है रिजर्वेशन का, इसको एक्सटेंड किया गया। शुरुआत में ये सिर्फ 10 साल तक का था, पर देखा कि इनकी सिचुएशन अभी भी नहीं बदली है, अभी भी इनके साथ में भेदभाव होता है और सोसाइटी में इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, एजुकेशन लेवल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। वीकर सेक्शन का डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी ये रिजर्वेशन है। कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि स्टेट्स हैं, तो सीट जो होती है रूरल पंचायत में, जो गांव में, और अर्बन म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस जो हैं, वहाँ पर लोकल बॉडीज में ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। इस तरीके से हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। आप देख सकते हो इंडिया में कई सारी कास्ट और ये सब के नाम पर बहुत ज़्यादा डिवीजन एग्जिस्ट करता है ना। इसी की वजह से पॉलिटिक्स भी खेली जाती है कि हम आपके सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना लोग, जो पॉलिटिशियन है, जो सोसाइटी को। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में ना वेरी करते हैं ये जो प्रोपोर्शन है सीट के। जैसे कि कई जगह पर ना, अगर आप देखो मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना? तो अगर दूसरे स्टेट में देखो तो वहाँ पर कम है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहीं होती है जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन है ना? तो वेरी करता है रिजर्वेशन स्टेट टू स्टेट, है ना? अलग-अलग होता है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन। तो देखो आप, लोकल बॉडीज़ जो हैं, म्युनिसिपैलिटी और जो पंचायत हैं, इनको संविधान में दर्जा दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd, ठीक है, 74th अमेंडमेंट किया गया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में। तब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, इनके इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाएंगे 5 साल में। तो यहाँ पे ना विमेन को 1/3 सीट का रिजर्वेशन दे दिया गया था, है ना, लोकल बॉडीज में। पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में अब जाके दिया है ना, 2023 में। जबकि ये डिमांड उठ रही थी 2008 से, ये बातें चल रही थी। इवन 1992 में भी लोग बात करते थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का भी, है ना। तो नहीं था। फिर 2008 में भी बिल लाया गया था कि विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर नहीं हुआ। फिर अब जाके 2023 में किया गया, है ना। वोटर्स लिस्ट, वंस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि वोट कौन करेगा, है ना। तो वोटर्स लिस्ट होती होगी, आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन है तो आपके घर में जो है
एक पर्ची आती है ना? अगर आपके पेरेंट्स जो है उनके वोट देने का जो वोटर लिस्ट की एक उनके पास में एक स्लिप आती है, ओके? तो उसमें उनका नाम लिखा रहता है ना? तो उनको वोट देने का अधिकार है, तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, ओके? डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है तो in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कौन वोट दे सकता है। ठीक है, इलेक्शन से बहुत पहले ये प्रिपरेशन हो जाती है क्योंकि हर साल बहुत सारे वोटर्स ऐड होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो यंग पॉपुलेशन है जो 18 इयर्स की हो जाती हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो हर साल जो है ऐड की जाती है लिस्ट में, है ना? एडिशन होता है और कई लोगों की डेथ हो जाती है तो उन लोगों को हटाया जाता है लिस्ट से। तो प्रिपेयर की जाती है वोटर लिस्ट, है ना? तो इलेक्टोरल रोल कहते हैं इसको। ऑफिशियली अगर देखें वोटर लिस्ट का नाम क्या है? इलेक्टोरल रोल, ठीक है? तो इसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं कॉमनली। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट स्टेप, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो कि लिंक है किससे? फर्स्ट कंडीशन है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। पहले जो था हमने पढ़ा है किसके बारे में? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। मतलब कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब होता है एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव द इक्वल वैल्यू। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है? और हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट। किसी को भी डिनाय नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा राइट टू वोट के लिए, उनके जो वोट देने का अधिकार है, बिना किसी गुड रीज़न के, है ना? मतलब अगर कोई जेल में है ना, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो क्राइम करके गया है ना? तो किसी रीज़न की वजह से ही उनको जो है डिनाय किया जाता है वोट देने का अधिकार, वरना हर किसी को वोट देने का अधिकार है। डिफरेंट सिटीज़न्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज़। अगर देखें तो सिटीज़न में भी जो डिफर करते हैं, अलग-अलग वेज़ होते हैं। कुछ लोग जो हैं रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, है ना? और कुछ जो हैं बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। सम आर काइंड एंड नॉट सो काइंड, मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते, है ना? बट ऑल ऑफ देम, हर कोई जो है ह्यूमन बीइंग है, हर जो है हर इंसान है, हर कोई इंसान है, ठीक है? विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। हर किसी का एक नजरिया होता है, ठीक है? हर किसी की जरूरतें होती है, इसलिए जो है सभी लोग डिजर्व करते हैं वोट, जो इक्वल उनका डिसीजन में कहने का अधिकार हो, है ना? है ना? तो उनका से होना चाहिए, मतलब उनका जो अधिकार है कि वो अपने व्यूज़ को रख सकें, है ना? क्योंकि उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, तो हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओके? जैसे आप पढ़ लिख जाओगे, मतलब और ज़्यादा जब आप नॉलेज गेन करोगे, है ना? तो आपको जब सोसाइटी के बारे में इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर चीज़ समझ जाओगे, तो आपका व्यू पॉइंट बदल जाएगा। आप अगर पिछले साल के अगर आप कोई आपको बात याद आए, तो आप सोचोगे कि पहले मैं ऐसा क्यों सोचता था, मतलब ऐसे ना। और फिर अभी वही बात पे आप बोलोगे, हँसोगे कि मेरा व्यू पॉइंट ऐसा था, है ना? तो टाइम के साथ-साथ भी चीज़ें बदलती हैं, एजुकेशन के साथ-साथ भी। इन आवर कंट्री ऑल सिटीज़न, हर कोई जो है 18 साल के ऊपर का, उनको वोट देने का अधिकार है इलेक्शन में। एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू वोट, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हर कास्ट, हिज़ और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। बिना कोई कास्ट के धब्बे के, मतलब कास्ट की वो से, या फिर रिलीजन या फिर जेंडर, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर एक इंसान जो है इंडियन है और इसलिए उसको वोट देने का अधिकार है। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो जेल में होते हैं, और पर्सन विद अनसाउंड माइंड, जैसे कि जिनका जो है, जो दिमाग से थोड़ा उनको ना, मतलब उनको चीज़ें समझ नहीं आती, आप समझ रहे हो, है ना? तो अनसाउंड माइंड जो पीपल होते हैं, उनको नहीं है, ठीक है, वोट देने का अधिकार। क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा, जिनके मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? और जो अगर क्रिमिनल्स हैं, वो तो क्राइम करके ही गए हैं, है ना? इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स टू पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक सिटीजन जिन जो एलिजिबल हो गए हैं वोट देने के लिए, तो उनका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, है ना? आपने देखा होगा आपके घर में भी, जब 18 इयर्स के आप हो जाओगे ना, तो आपके यहाँ भी घर में आएँगे वो लोग पूछने के लिए, ओके? या फिर आपकी जो है वोटर लिस्ट में आपको नाम, अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है ना? तो वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है। एज़ न्यू पर्सन अटेन्स द वोटिंग एज, जैसे ही वोटिंग एज हो जाती है, तो वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। नेम ऑफ दोज़ हू मूव आउट ऑफ द प्लेस, या फिर कोई पर्सन जो है बाहर चला गया है ना?
या फिर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है। कंप्लीट रिवीजन, तो रिवीजन किया जाता है ये लिस्ट का हर 5 साल में, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ये जो है इसलिए किया जाता है ताकि अप टू डेट रहें चीज़ें, है ना? हर साल जो है कई सारे बच्चे जो हैं 18 साल के होते हैं, है ना? और जो कई सारे लोगों की डेथ होती है, तो फिर से रिवाइज़ किया जाता है वोटर लिस्ट को, है ना? तो लास्ट फ्यू इयर्स अ न्यू सिस्टम, तो अभी ना कुछ सालों पहले ही नया सिस्टम शुरू हुआ है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना? जिसको इलेक्शन आइडेंटिटी भी कहते हैं, है ना? द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस वोटर आईडी कहते हैं, ओके इसको। तो वोटर्स लिस्ट के जो एवरी पर्सन जिनका नाम है ना वोटर लिस्ट में, तो उनको वोटर आईडी दी गई है कि उनकी आईडी है ना? द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड। जब वो वोट देने के लिए जाते हैं ना, तो उनके पास में ये कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, है ना? ताकि उन पे जो है सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, मतलब कि उनकी जगह जो है कोई और वोट ना दे। पहले होता था जब ना, मतलब पता नहीं रहता था, तो उनकी जगह जो है कोई और वोट दे करके आ जाता था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसलिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड लाया गया, है ना? ताकि वही पर्सन वोट दे। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, पर ये जो कार्ड है कंपल्सरी नहीं है वोटिंग के लिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस चीज़ों के बारे में ना पता हो, उनके पास में कार्ड ना हो। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स, तो वोटिंग के लिए वो दूसरे प्रूफ भी शो कर सकते हैं, है ना? जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अब तो आधार कार्ड भी चलने लगा है। तो वोट करने के लिए ये आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप शो करके वोट कर सकते हो, है ना? अभी ना यहाँ पर मैप दिया गया था, तो मैप को देखते हैं अपन, ठीक है? तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड की गई है। जनरल में ये जो रिजर्व की गई है वो एससी के, देखो रेड रेड जो है ये एससी कम्युनिटी के लिए है, ग्रीन वाली जो है एसटी कम्युनिटी के लिए है। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ना बहुत सारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब रहा रहती है ना? जैसे कि उड़ीसा वाले रीजन में भी बहुत रहती हैं, मध्य प्रदेश वाले रीजन में भी रहती हैं, है ना? और ये गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में भी, तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादा है, तो इसलिए इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ये जनरल इलेक्शन का बताया गया है। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी ये देखो पूरे देश को डिवाइड किया जाता है। देखो अब लद्दाख ना एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पर डेज़र्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ की सारी मतलब पॉपुलेशन बहुत सारी हो, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेज़र्ट है, तो यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, तो यहाँ की पॉपुलेशन, हर जगह की पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि थार डेज़र्ट है, यहाँ पर कम पॉपुलेशन है ना? और ये देखो दिल्ली में बहुत सारी पॉपुलेशन है ना? यहीं कहीं होगा दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनकी देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी छोटी-सी रखी गई है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है। ओके, इतना समझ गए आप? अब देखेंगे हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। We we noted above that in a democratic election people should have a real choice। तो हमने देखा कि इलेक्शन जो होते हैं डेमोक्रेटिक, वहाँ पर लोगों के पास में रियल चॉइस होना चाहिए। ये तभी होगा जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा किसी के ऊपर भी कि वो इलेक्शन करना मतलब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, है ना? कोई भी पर्सन जो है इंडियन है, वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है ना? तभी जो वोटर्स के पास में चॉइसेस रहेगी कि वो किसको वोट करना चाहते हैं। दिस इज़ हमारा जो सिस्टम है ना, ये प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन जो है हर पर्सन का इक्वल वोट तो है ही, पर एक इंसान जो है उसको पॉलिटिकल राइट दिया गया है कि वो इलेक्शन के लिए खड़े भी हो सकते हैं, है ना? इलेक्शन में, ठीक है? वो रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बी अ कैंडिडेट। जो पर्सन वोटर है वो कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शन में। मतलब कि जो पर्सन जो है वोटर है ना, वो कैंडिडेट भी हो सकता है ना? मतलब कि जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है इंसान, ओके? द ओनली डिफरेंस यही डिफरेंस है कि उसकी एज जो होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए, ठीक है? लोकसभा के इलेक्शन में आपको खड़े होने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए, है ना? जैसे कि वोट देने के लिए आपकी एज जो है 18 रखी गई है ना? देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स, जैसे कि क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं ना, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होता है ना? क्योंकि कई सारे जो हैं पॉलिटिशियन उनके ऊपर तो क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, फिर भी वो इलेक्शन लड़के जो रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट को, ठीक है? अपनी पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है? पार्टी सिंबल के साथ में वो लड़ते हैं, जैसे कि बीजेपी का सिंबल है कमल, है ना? तो वो सिंबल के साथ में जो लड़ रहे हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, है ना? तो पार्टी के टिकट से वो लड़ रहे हैं। पार्टी नॉमिनेशन जो होता है पार्टी की तरफ से, तो उसको पार्टी टिकट कहते हैं। ओके, एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। जो भी इलेक्शन मतलब इलेक्शन में
खड़ा होना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी जो ना सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना पड़ता है एक, ताकि ना सीरियस लोग ही आएँ, ऐसा ना हो कि हर कोई इलेक्शन लड़ने आ जाए, है ना? तो एक अमाउंट भी देना पड़ता है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसमें प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल भी दी जाती है कि इस इंसान के पास में इतनी प्रॉपर्टी है ना? जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना? उसको एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी पे करना पड़ता है। अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ना? कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट वगैरह रखो। एवरी कैंडिडेट जो हर कैंडिडेट है ना, उसको एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है? उसको बताना पड़ता है किन चीज़ों के बारे में कि अगर किस जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है? पेंडिंग है उसके नाम पर, है ना? कि उसने ये क्राइम किया है, तो उसके नाम पर जो क्रिमिनल केसेस है ना, तो उसके बारे में उनको लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डिटेल्स देना पड़ते हैं, उनके पास में कितनी प्रॉपर्टी है ना? उनके ऊपर कर्जा है कि नहीं, है ना? अगर सोचो कोई कर्ज़दार इंसान इलेक्शन लड़ लिया, तो मतलब वो तो जनता का पैसा जो है सारा जो है उल्टा-सीधा एक्टिविटीज़ करेगा, करप्शन करेगा और खूब पैसा कमाएगा, है ना? और अपना जो उसके ऊपर लोन वग़ैरह वो सब पे करेगा, है ना? तो बहुत ही गलत हरकतें हो सकती हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टी वग़ैरह भी बताई जाती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है इलेक्शन लड़ के आया, तब उसके पास में अकाउंट में सिर्फ़ 1 लाख रुपए थे और जब 5 साल बाद देखा तो वो करोड़पति बन गया, है ना? तो ऐसी हरकतें भी होती हैं, जो कैंडिडेट जो होते हैं वो अगर जीत जाते हैं इलेक्शन तो ऐसा भी करते हैं, है ना? तो कैंडिडेट और उनकी जो फैमिली है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी बताई जाती है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी बतानी पड़ती है कैंडिडेट को अपनी, है ना? ये जो इन्फॉर्मेशन है, हैज़ टू बी मेड टू पब्लिक। पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? पर पब्लिक इतनी मतलब अनअवेयर है कि ये सारी चीज़ें देखते ही नहीं है वो, है ना? अपने वोटिंग राइट का जो सही मतलब है ना, लोगों को पता ही नहीं है। हुँ? वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कम्युनिटी और ये सब के नाम पर वोट करते हैं। देखते ही नहीं है कि कैंडिडेट के पास में कितना पैसा है, कैंडिडेट क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, पढ़ा-लिखा है कि नहीं, या फिर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें लोग चेक करते ही नहीं है, है ना? तो ये सब करना चाहिए। ये जो अपॉर्च्युनिटी होती है, ये जो क्या करती है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये ना अपॉर्च्युनिटी होती है वोटर के पास में कि वो अपना डिसीजन सही तरीके से लें, है ना? इन्फॉर्मेशन होगी कैंडिडेट की, तभी वो सही इंसान को वोट देंगे, है ना? तो ये ज़रूरी होती है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट। तो ये ना क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि why there is no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country। आप देखो ना, हर जॉब, हर कोई मतलब कोई भी जॉब हो ना, तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होती ही है ना? पर इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है, एमपी बनने जा रहे हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं और इसकी कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ना? तो ये सवाल उठाया जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। तो बोलते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर जॉब के लिए नहीं होती है, जैसे कि रिलेवेंट क्वालिफिकेशन टू सिलेक्शन इन द इंडियन क्रिकेट टीम में, फॉर एग्जांपल अगर लिया जाता है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो यहाँ पर कोई डिग्री नहीं देखी जाती है आपकी कि हाँ, आपके पास में कोई डिग्री है कि नहीं, है ना, क्रिकेट की। बस ये देखा जाता है कि आपसे क्रिकेट आता है कि नहीं। सिमिलरली अगर देखें क्वालिफिकेशन एमपी और एमएलए की, तो एबिलिटी होती है इनकी कि ये लोगों का समझ पाते हैं कि नहीं, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो समझ पाते हैं कि नहीं, लोगों के इंटरेस्ट को रख पाते हैं कि नहीं, ये देखा जाता है, ना कि इनकी कोई डिग्री देखी जाती है। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन्ड बाय लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स एवरी 5 ईयर्स। तो है ना, अगर वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो वोटर उनको हटा देते हैं, है ना? तो ये जो है वोटर्स ही इनके एग्ज़ामिनर्स हैं। पर जो आपके व्यूज़ अलग भी हो सकते हैं इनसे, है ना? जैसे कि इसमें बोला गया कि इनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, पर होना चाहिए कुछ तो क्वालिफ़िकेशन, है ना? Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification। अगर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है भी, तो ये वोटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंस वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देते हैं। हमारी कंट्री में अगर देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो सकता है ना? ये भी एक रीज़न है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, क्योंकि इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन टू राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। क्योंकि उस टाइम पर अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करो ना, तो ये रिलेवेंट रीज़न नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पर 1951 में, उस टाइम पर ना इलिटरेसी थी बहुत ज़्यादा, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं थी। आज के टाइम पर तो हर किसी के पास में क्वालिफ़िकेशन ही होती है, मतलब वो पढ़े लिखे तो होते ही हैं, है ना?
थोड़ा बहुत हो पर इंसान पढ़ा लिखा होता है। तो ये क्या रीज़न दिया जा रहा है कि अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रख दी जाएगी, तो ज़्यादातर लोग जो हैं इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएँगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं ही नहीं लोग। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएट डिग्री रख दो बीए, बीकॉम या फिर बीएससी की कंपल्सरी कर दो कैंडिडेट के लिए, तो मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन विल बिकम इनएलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, है ना? तो इन्होंने ये रीज़न दिया है कि अगर आप ग्रेजुएशन भी रख दो ना, ग्रेजुएशन अगर डिग्री भी रख दो, तो 90% सिटीज़न जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते क्योंकि ग्रेजुएट नहीं होते हैं 90% सिटीज़न, इनका कहना ये है। तो ये जो रीज़न दिया गया है ना 1950s के टाइम पर ये रिलेवेंट रीज़न था, पर आज के टाइम पर नहीं है, है ना? अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी अब उनके ज़्यादा बच्चे नहीं होते तो वो लोग जो है ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो, है ना? तो हर इंसान ग्रेजुएट होता है, तो ये रिलेवेंट रीज़न नहीं है उतना हमको ऐसा लगता है, ओके? तो एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना, कैंडिडेट के लिए, हुँ? जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ये आपका व्यूज़ भी डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, है ना? तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो, ठीक है? अभी ना आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। हाँ, ये इलेक्टोरल रोल के बारे में आपको अभी ना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे का। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिएगा ज़रूर।